हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 2025 में किस क्रिकेटर को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 2025 में जो है किस क्रिकेटर को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन। इसमें जो है रविचंद्रन अश्विन को जो है 2025 में जो है पद्म श्री अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इसमें है रविचंद्रन अश्विन, इसका जो है आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 में कुल 139 कितना? तो 139 पद्म पुरस्कार जो है दिए गए हैं। इनमें से 7 जो है पद्म विभूषण और 19 जो है पद्म भूषण और 113 जो है पद्म श्री पुरस्कार है। कितना है? तो 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार से संबंधित है। इसमें जो है पद्म विभूषण में जो है कौन कौन है? तो एक नंबर में है श्री धुबूर नागेश्वर रेड्डी जो है इस मेडिसिन में दिया गया है। तेलंगाना क्षेत्र में जस्टिस रिटायर्ड जो श्री जगदीश सिंह खेहर को जो दिया गया पब्लिक अफेयर्स यानी चंडीगढ़ के लिए दिया गया है। उसके बाद है श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लोखिया को जो है कला के क्षेत्र में गुजरात में दिया गया है। श्री जो है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है कला के क्षेत्र में कर्नाटका में दिया गया है। श्री MI जो है वासुदेवन नायर यानी कि जो है लिटरेचर एंड एजुकेशन में दिया गया, केरला से दिया गया है। श्री ओसामू सुजुकी जो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री से जापान में दिया गया है। और श्रीमती शारदा सिन्हा जो है शारदा सिन्हा कला के क्षेत्र में बिहार से दिया गया है। तो जापान के क्षेत्र में श्री ओसामू सुजुकी को जो है दिया गया है। नेक्स्ट इसमें है प्रमुख तथ्य में जो है 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी NRI कैटेगरी के लोग हैं, 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने मरणोपरांत जो है पुरस्कार जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आता है 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो है यह ऑप्शन में था रोम इटली, हिरोशिमा जापान, कानास्किस अल्बर्टा कनाडा और जो है अल्माऊ जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा G7 शिखर सम्मेलन 2025 के कनाडा के कानास्किस अल्बर्टा में 15 से 17 जून 2025 तक जो है यह आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कानास्किस अल्बर्टा कनाडा जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें G7 से जो है इसका थीम क्या था? तो थीम था प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज, बिल्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेटिंग द डिजिटल ट्रांजिशन एंड सिक्योरिंग द पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर जो है यह G7 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 में किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दिया गया है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो सुभाष राणा को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दिया गया है। नेक्स्ट इसका सारांश में आता है 2024 में कुल 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें से 3 कोचों को नियमित श्रेणी यानी कि रेगुलर कैटेगरी में जो है दिया गया है और 2 को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट लाइफ टाइम श्रेणी में जो है यह पुरस्कार दिया गया है। नियमित श्रेणी में जो है सुभाष राणा को पैरा निशानेबाजी में और दीपाली देशपांडे को जो है निशानेबाजी में जो है दिया गया है। नेक्स्ट इसमें है संदीप सांगवान, इसमें जो है हॉकी में दिया गया है। ये 3 गो हो गया रेगुलर में। लाइफ टाइम श्रेणी में जो है S मुरलीधरन बैडमिंटन में और आर्मांडो एग्नेलो कोलालो को जो है फुटबॉल में जो है इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो है द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA वाज हेल्ड इन यानी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा जो है यह ऑप्शन में भोपाल भारत, नई दिल्ली भारत, नैरोबी केन्या और जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की महासभा 2025 के जून में नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई थी। यह अलायंस की पहली महासभा थी जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है इसका अध्यक्षता किया गया था
शुरू कब किया गया? शुरू किया गया 2023 में। और मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की जो है मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें जो है इन द 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल मैच में किसने किसको हराया था? यानी 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल में विजेता कौन थी और किसे हराया था? तो ऑप्शन है आर्याना सबलेंका मेडिसन कीज को हराया। ऑप्शन बी है मेडिसन कीज ने आर्याना सबलेंका को हराया। आर्याना सबलेंका ने एलेना रेबेकिना को जो है हराया। ईगा स्विटेक जो है आर्याना सबलेंका को हराया। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिसिन कीज ने जो है 2 बार की गत विजेता आर्याना सबलेंका को जो है फाइनल में हराया था। तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर जो है इसका हो जाएगा मेडिसिन कीज ने आर्याना सबलेंका को हराया था। नेक्स्ट इसमें जो है ग्रैंड स्लैम विनर 2025 टूर्नामेंट पुरुष एकल महिला एकल्स यानी टूर्नामेंट जो है पुरुष एकल्स और महिला एकल्स का ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है जेनिक सिनर इटली ने मेडिसिन कीज यूएसए, फ्रेंच में जो है कार्लोस अल्काराज और कोको गॉफ के बीच जो है यह हुआ था। नेक्स्ट है विंबलडन ओपन जो है जेनिक सिनर ईगा स्विटेक जो है ये दोनों जीता था। यूएस ओपन जो है कार्लोस अल्काराज और आर्याना सबलेंका जो है यह महिला में जीती थी। कार्लोस अल्काराज जो है यह पुरुष में जीता था। विंबलडन ओपन जो है जेनिक सिनर पुरुष में, ईगा स्विटेक जो है महिला में। फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्काराज जो है पुरुष में और कोको गॉफ जो है यह महिला में जीती थी। नेक्स्ट इसमें आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में जेनिक सिनर जो है इटली का जो है यह पुरुष में और मेडिसन की जो है यह महिला में जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है 2025 में प्रकाशित 2024 के सीपीआई में भारत को कितने अंक मिले थे? तो सीपीआई का मतलब होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो होता है इसमें सीपीआई में जो है भारत को कितना अंक मिला था? सीपीआई के अनुसार जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्कोर जो है कितना था? 38 था। कितना था? 38 था। इसमें जो है 2024 के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई के अनुसार भारत का स्कोर 38 था और उसकी रैंकिंग 180 देशों की सूची में जो है 96 स्थान पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का रहा था। पैमाना सूचकांक जो है 0 अत्यधिक भ्रष्ट से 100 बहुत स्वच्छ के पैमाने पर देशों को रैंक करता है। 2025 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर था जिसका स्कोर 90 था। अगले स्थान पर फिनलैंड जो है 88 था और सिंगापुर जो है यह 84 पर मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम संवेग का नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम कहलाता है। किसका? तो लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम बताता है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या समान गति से चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल जो है कार्य ना करे। नेक्स्ट इसमें है न्यूटन के गति के पहले नियम के 2 उदाहरण हैं। जब कार अचानक ब्रेक लगाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं और एक मेजर पर रखी किताब तब तक स्थिर रहती है जब तक कोई उस पर बाहरी बल ना लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी किसके साथ बढ़ती है? तो प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी जो है यह ऑप्शन है तापमान में वृद्धि, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में वृद्धि, तापमान में कमी। नेक्स्ट ऑप्शन है लंबाई में कमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का एक आंतरिक गुण इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होता है। प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी आंतरिक गुण होता है। इसमें धातुओं में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे परमाणुओं के कंपन बढ़ जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में रुकावट बढ़ती है, परिणाम स्वरूप प्रतिरोधकता जो है बढ़ जाता है। प्रतिरोधकता लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है बल्कि पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है।
इसीलिए जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि इसका आंसर जो है हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसमें तापमान में वृद्धि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, परमाणु, नाभिक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का उपयोग करके परमाणु के नाभिक की खोज की। उनके सोने की पन्ना प्रकीर्णन प्रयोग ने दिखाया कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान और धनात्मक आवेश एक बहुत छोटे घने केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे उन्हें नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अल्फा का कण प्रकीर्णन जो है यह क्या हो जाएगा, तो परमाणु नाभिक हो जाएगा। एटॉमिक न्यूक्लियस जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो कोशिका विभाजन में कितनी कितनी संतति कोशिकाएं बनती है। तो ऑप्शन है मिथोसिस 2, अर्धसूत्री विभाजन 2, मिथोसिस 4, अर्धसूत्री विभाजन 2, मिथोसिस 2, अर्धसूत्री विभाजन 4, मिथोसिस 4, अर्धसूत्री विभाजन 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है कोशिका विभाजन के प्रकार के आधार पर संतति कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस में एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, जब आप एक फुटबॉल को लात मारते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन जब आप एक पत्थर को लात मारते हैं तो आप ऊंचे हो जाते हैं, क्यों। ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्थर जो है फुटबॉल से भरी होती है और भारी वस्तुओं का जड़त्व ज़्यादा होता है। जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसका द्रव्यमान कम होता है और जड़त्व भी कम होता है, इसीलिए हमारे किक से लगाया गया बल जो है उस पर कार्य करता है और इसीलिए वह बड़ा विस्थापन दर्शाता है। लेकिन पत्थर के मामले में उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है और जड़त्व भी ज़्यादा होता है, ऐसा इसलिए होता है। नेक्स्ट है इसमें, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है। तो बेरियम क्लोराइड और जो है सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो है, इसमें सोडियम सल्फेट में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इसमें जो है द्विविस्थापन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया जो है देखने को मिलता है। डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसमें, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच द्विविस्थापन या दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप जो है सफ़ेद ठोस और सोडियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक अघुलनशील ठोस अवक्षेप बनता है, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। तो इसका क्या बनता है, 2NaCl और BaSO4 जो है इसमें बनता है। सोडियम क्लोराइड NaCl यह जल में घुलनशील रहता है। बेरियम सल्फेट जो है BaSO4 यह जल में अघुलनशील होता है और विलयन से एक सफ़ेद ठोस के रूप में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी डॉटर सेल आर फॉर्म्ड आफ्टर 1 साइकिल ऑफ बाइनरी फिजन। द्विखंडन अभिक्रिया, द्विखंडन फिजन के बाद जो बाइनरी फिजन के एक चक्र के बाद कितनी संतति कोशिकाएं जो है बनती हैं। तो इसमें जो है बाइनरी फिजन यानी कि द्विखंडन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जो सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में एक जनक कोशिका पहले अपने आनुवंशिक पदार्थ यानी DNA की प्रतिकृति बनाती है। इसके बाद कोशिका 2 समान जेनेटिकली आइडेंटिकल भागों में विभाजित हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक द्विखंडन चक्र के बाद 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर जो है दो डॉटर सेल जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 डॉटर सेल जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम नेचुरली अकर इन विच स्टेट, यानी सोना चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है संयुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था, गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था। तो इसका आंसर है सोना चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये धातुएं रासायनिक रूप से बहुत कम प्रतिक्रियाशील हैं और हवा पानी या अन्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, जिससे वे अपने शुद्ध यानी मौलिक रूप से बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RIMS फुल फॉर्म इन साइंस। RIMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसका साइंस में जो है इसका फुल फॉर्म होता है RIMS का रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पौधों में सूजन यानी स्वेलिंग आती है जिससे आकार में परिवर्तन होता है, या किसके कारण होता है। तो पौधों में सूजन जो है स्वेलिंग जो है किसके कारण होता है। तो ऑप्शन है डिफ्यूजन विसरण, परासरण यानी ओस्मोसिस, बाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। पौधों की कोशिकाओं में जब परासरण ओस्मोसिस के द्वारा पानी प्रवेश करता है तो कोशिका जो है फूल जाती है। नेक्स्ट इसमें इस अवस्था को तुगोर अवस्था यानी कि टर्जिडी कहा जाता है। तुगोर दबाव के कारण पौधे सीधे और दृढ़ रहते हैं तथा आकार में परिवर्तन स्वेलिंग दिखाई देता है। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है। इसमें जो है इसीलिए पौधों में सूजन और आकार परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो परासरण जो है इसका मुख्य कारण हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है परासरण यानी ओस्मोसिस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के जुलाई में DRDO द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया था। 2025 के जुलाई में DRDO द्वारा विकसित जो है लद्दाख में कौन सा आकाश प्राइम जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है जुलाई 2025 में भारतीय सेना और DRDO ने लद्दाख में ऊंचाई यानी 15,000 फीट पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण जो है किया गया था। तो इसका आंसर आकाश प्राइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी रंग यानी वॉयलेट प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो जब श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्रिज्म में प्रकाश का विचलन अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के साथ बदलता है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए उसके लिए अपवर्तनांक अधिक होता है और विचलन जो है सबसे अधिक होता है। तो आयाम जो है एम्पलीट्यूड केवल प्रकाश की तीव्रता यानी चमक को प्रभावित करता है, विचलन को नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है तरंगदैर्घ्य जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है इसीलिए बैगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है आयाम यानी एम्पलीट्यूड निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य का, आवृत्ति का, ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता यानी लाउडनेस ऑफ साउंड या वेग स्पीड। आयाम जो है यानी एम्पलीट्यूड तरंग में कणों के अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है। ध्वनि तरंगों में आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देती है, इसीलिए ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस आयाम के सीधे समानुपाती होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस ऑफ साउंड जो है इसका आंसर सी ऑप्शन जो है हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ध्वनि की पिच को प्रभावित करती है, आयाम को नहीं। वेग यानी स्पीड जो है तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ भी आयाम के सीधे समानुपाती नहीं होते हैं, अतः आयाम ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस के सीधे समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो पीयूष ग्रंथि यानी पिगमेंट ग्रंथि कई हार्मोन निकालती है, जिनमें ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जो है इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, यदि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले वर्तिकाग्र स्टिग्मा जो कि वर्तिका यानी स्टाइल के शीर्ष पर होता है को हटा दिया जाए तो क्या होगा? यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र स्टिग्मा जो कि वर्तिका यानी स्टाइल के शीर्ष पर होता है को हटा दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है परागकण अंडाशय तक सीधे पहुंच जाएंगे, परागन हो जाएगा लेकिन निषेचन नहीं होगा, परागन अंकुरित नहीं होंगे और निषेचन नहीं होगा, निषेचन सामान्य रूप से हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन में क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। फूल का वह भाग है जहां परागन यानी पोलेन ग्रेन्स पहुंचकर चिपकते हैं, यहीं से परागकण अंकुरित होकर पराग नली यानी पोलेन ट्यूब बनाते हैं जो वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है। यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र हटा दिए जाए तो परागन चिपक नहीं पाएंगे, परागन अंकुरित नहीं होंगे और पराग नली जो है नहीं बनेगी। परिणाम स्वरूप निषेचन फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होगा। इसीलिए वर्तिकाग्र हटाने पर न परागन अंकुरित होंगे और न ही निषेचन अंकुरित होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा, परागन अंकुरित नहीं होंगे और निषेचन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, जब प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो तापमान में वृद्धि, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि, लंबाई में कमी, तापमान में कमी। तो जब रेसिस्टेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है? तापमान में वृद्धि होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कमजोर क्षार वीक बेस और प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो कमजोर क्षार और स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इसका जो है पीएच 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा। इसमें जो है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की अभिक्रिया से जो लवण बनता है वो अम्लीय यानी एसिडिक प्रकृति का होता है। मिश्रण का पीएच मान जो है 7 से कम होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।